वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने क्या कहते हैं लिंक लिस्ट के कुछ टॉपिक्स देखे। आज मैं एक न्यू टॉपिक करवाने जाऊँगी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ होगा। पेपर वाइज ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इन डीएसए इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, डीएसए में इसकी इम्पोर्टेंस है एंड यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के ज़रिए से हम अपने फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है रिकर्जन। रिकर्जन यहाँ पर ठीक हो गया। रिकर्जन आपने देखा होगा कि हमने ए फंक्शंस किए थे जिसमें हमने कॉलिंग फंक्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन रिकर्जन फंक्शन किए थे। यहाँ पर अगर यहाँ से मैं आपको लैब मैनुअल 4 भी कंप्लीट करवाऊंगी एंड हमारे रिकर्जन फंक्शंस को भी देखेंगे। रिकर्जन फंक्शंस क्या होते हैं कि आपने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करते जाना है। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ही आपने फंक्शन कॉल करना है, फिर फंक्शन कॉल करना है एंड फिर फंक्शन कॉल करना है एंड फिर आपने फंक्शन कॉल करना है एंड देन फंक्शन कॉल करना है। ये कॉल करते जाना है। अच्छा जी, ये अब ये कॉल होता जाएगा लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें लूप्स यूज़ नहीं करने पड़ते। अगर हम रिकर्सिव फंक्शंस की बात करें तो इससे हमारी स्पेस कम लगती है, प्रोग्राम हमारा अथेंटिकेटिक होता है, इसमें हमारी स्पेसेस कम लगेंगी, हमारा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा चलेगा और इसमें लूप्स नहीं यूज़ होंगे तो ये उतना ही फास्ट चलेगा, उतनी ही कम टाइम कैपेसिटी लेगा। अच्छा, ये प्रोग्राम अंदर अंदर चलता जाएगा तो इसको रोकेंगे कैसे? मतलब ये तो चलता जाएगा तो हमारे कंसोल पे तो एक ही चीज़ बार बार प्रिंट होती जाएगी। तो इसको रोकने का एक तरीका है कि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, जिस कंडीशन को वो फॉलो करेगा तो वो प्रोग्राम खुद ब खुद रुक जाएगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम करेंगे इंशाल्लाह। आज हम अपने लैब मैनुअल 4 को मोर देन हाफ कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारे जितनी भी रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो सब हो जाएं। ऑलरेडी मैंने वो सारी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने वो सारी एग्जाम्पल्स पहले से ही लिख कर रखी हुई हैं, सॉल्व करके रखी हुई हैं ताकि टाइम शॉर्ट होता है तो वीडियो वो लेंथी ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसको किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक नंबर ले लेती हूँ इंट एन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक प्रिंट के नाम से यहाँ पर ऊपर सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाती हूँ इंट प्रिंट। ठीक है, उसमें मैं क्या लूँगी एन। ठीक है, इफ एन इक्वल इक्वल होगा किससे? ज़ीरो से। ठीक है, या लेस देन इक्वल होगा ज़ीरो के तो रिटर्न कर देना है आपने वन को। ठीक है, एल्स आपने क्या करना है, एल्स की जगह हम वैसे भी कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, एल्स में इसको लगाने की जरूरत नहीं, मैं रिटर्न करूंगी प्रिंट वाले फंक्शन को। देखिए मैं प्रिंट वाले फंक्शन को उसी में कॉल करूंगी एंड एन माइनस वन कर दूंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास जो भी नंबर होगा या डिजिट होगा वो कॉल हो जाएगा। अगर मैं इसको मतलब एक अरे बना दूं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, एंड यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम एक अरे पास कर लेते हैं। अब एक चीज करते हैं, मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ सी आउट करके, सी आउट प्रिंट एन। ठीक है, एक दफा कॉल करते हैं एंड देखते हैं कि ये एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर इसने एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं किया, मतलब बिल्कुल ओपन आ गया, वापस आ गया। तो इसको अब हम एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसको सिंपली कर लेते हैं, एक फंक्शन रख लेते हैं एन इक्वल है 5 के। ठीक है, अभी मैं वापस इसको रन करती हूँ। ऊपर हमने अरे ली हुई थी तो अभी वापस से रन करती हूँ एंड अब देखती हूँ क्या डिस्प्ले होता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हुआ वन, मतलब जो लास्ट वाला डिजिट आया माइनस माइनस करके जो डिजिट आ रहा है वही हमारे पास क्या हो रहा है, वापस से डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ही सी आउट करती जाऊंगी, आपके सामने मैं क्या करती हूँ, एक दफ़ा एन को सी आउट करती जाऊंगी। ठीक है ना, विद एन एंड लाइन।
एंड लाइन का सी आउट करूंगी तो आपको पता चलेगा ये फंक्शन हर बार अंदर रिपीट होकर कैसे चल रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू 5 थी, ठीक है, 5 से 4 हो गई, 4 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गई, 1 के बाद जब वो माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा, तो उसने सिर्फ 1 को, एक ही डिजिट को डिस्प्ले कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये पांचों चीजें आपके पास रिपीट हो, मतलब ये वाली काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि फंक्शन में एक ही डिजिट जाएगा तो वो बार बार माइनस करता जाएगा, माइनस करता जाएगा, मतलब उस डिजिट को वैसे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसको आपका ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम कर रहा है, ये फंक्शन के अंदर जा जाके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है। अभी हम आते हैं अब अपने मैनुअल की तरफ। मैनुअल में से भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो रिकर्सिव फंक्शन पे है, जिसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे जो माइंड कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि फर्ज कर लें एक नंबर है, एक फंक्शन बनाना है आपने, एंड सी आउट करना है एन को, एंड एफ एन माइनस वन करना है। ये अभी मैं करके आई, एक फंक्शन बनाया प्रिंट, उसमें नंबर दिया, नंबर में मैंने एन माइनस वन कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला एक दूसरा फंक्शन बनाना है एफ टू, जिसके सेंटर में क्या कहते हैं, दो दफा फंक्शन कॉल करना है एंड सेंटर में उसको डिस्प्ले करवाना है। ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट प्रिंट कर रहे हैं ना। तो मैं इसी फंक्शन को क्या करूंगी, यहाँ से कॉपी कर लूंगी एंड यहाँ पर डिस्प्ले कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ प्रिंट करके, एन को पास कर देती हूँ एंड इसको सी आउट कर देते हैं। हम के देखेंगे कि हमारा फाइनल रिजल्ट एंड लाइन करके सी आउट करेंगे, ताकि जितना भी रिजल्ट है वो क्लियर आए, एक थोड़े से डिस्टेंस पर आए। तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, यहाँ पर वो एलिमेंट्स एंड पे जाकर वन हुआ है, अदरवाइज ये फंक्शन के अंदर फंक्शन का रेट हो गया था। देखिए, पहले वन रहा, फिर फोर, फिर वन रहा टू, फिर वन रहा थ्री, फिर वन रहा टू। एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप चेक करें, फोर, फोर के बाद थ्री, एंड यहाँ पर फाइव आ गया, फिर थ्री आ गया, फिर फोर आ गया, एंड फिर यहाँ पर फोर के बाद टू आ गया। तो ये इसी तरह से एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हम अपने लैब मैनुअल में देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। अच्छा, अब दोनों फंक्शन ऊपर की तरफ कॉल करने हैं, आपने ऊपर करना है, नीचे डिस्प्ले करना है, तो देखना है कि क्या आएगा। अभी क्या करना है, ये वाली लाइन को जस्ट यहाँ से कर लेना है आपने। अभी इसका कोई फायदा तो नहीं है, बट फिलहाल हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें डिस्प्ले हों। बस हम फंक्शंस बना रहे हैं, तो हमने एक ही फंक्शन को दो दफा कॉल करना है। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, वो ही चीजें, वन टू टू वन वन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होकर आपके पास आउटपुट और टाइप की आ गई है। तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि एक रिकर्सिव ट्री टाइप कोई चीज क्रिएट हो जाती है, जिसमें ये फंक्शन का एक रिकर्सिव ट्री है। ट्री के बारे में अभी नहीं पढ़ा, उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे उन्होंने बोला आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। टाइम कम्प्लेक्सिटी मैंने फाइंड करनी बताई हुई है, इसकी भी हम एक दफ़ा देख लेंगे। इस वीडियो के बाद इसके जितने फंक्शन होंगे इन सब पे हम इनके टाइम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से आप लोगों को लेकर आ रही हूँ, और यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला प्रिंट नंबर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कंडीशन लगानी है, एन एन नॉट इक्वल इक्वल होगा जीरो का तो रिटर्न चले जाए, मतलब वॉइड करना है, रिटर्न जीरो कर देना है। एंड प्रिंट में आपने 10 नंबर देना है, एंड इसको पहले करना है एंड इसको बाद में डिस्प्ले करना है, कि ये फंक्शन पहले कॉल करना है एंड इसको डिस्प्ले आपने क्या करना है, बाद में करना है। तो हम ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुके हैं, इस पे बस कंडीशन यूज होगी, इक्वल इक्वल की इंट की जगह हमारे पास आ जाएगा वॉइड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम वन की जगह कर देंगे रिटर्न। तो अभी इसको कॉल करते हैं एंड चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। एंड हमारे पास 5 है, तो ये देखिए आपके पास बिल्कुल वही बात जो मैंने पहले बोली, हर एक फंक्शन के अंदर जाकर उसने डिस्प्ले किया। सबसे पहले उसने n माइनस वन किया, पहले n को डिस्प्ले किया तो 5 आया, फिर उसने n माइनस वन किया तो
उस फंक्शन में गया, वहां जाके डिस्प्ले किया तो 4 आया, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, इस तरह वो फंक्शन को डिस्प्ले करता गया। लेकिन इसने डिस्प्ले 1 से स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि पहले फंक्शन 5 से गया 4 के अंदर, 4 के अंदर से गया 3 में, 3 के अंदर से गया 2 में, 2 के अंदर से गया 1 पे, फिर 1 को डिस्प्ले किया, वापस आया 2 को डिस्प्ले किया, 2 से वापस आया 3 में, 3 को डिस्प्ले किया, 3 से वापस आया 3 से वापस आया 4 में, 4 को डिस्प्ले किया, एंड 4 से वापस आया 5 में, एंड 5 को डिस्प्ले किया। आगे चलते हैं, आगे हम मजीद अपने एग्जांपल करते हैं। प्रिंट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। यही वो चीज़ है, देखिए पहले वाला प्रोग्राम है, बट आप पहले डिस्प्ले करेंगे एंड यहाँ पर फंक्शन को बाद में कॉल करेंगे। हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, हम अपने इसी प्रोग्राम को यूज करेंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास, ठीक है, अब आपने इसको डिसेंडिंग में करना है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपली हम यहाँ से इस चीज को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देंगे। अब देखते हैं 5 4 3 से पहले डिस्प्ले होगा और फिर फंक्शन कॉल होगा। देखा, अब ये 5 से गया 4 में, जो पहला मेथड था वो ही उल्टा आ गया। अब ये 4, पहले इसने 4 को डिस्प्ले किया, फिर 4 से 3 में चलेगा, 3 से डिस्प्ले करके 2 में चलेगा, 2 को डिस्प्ले करके 1 पे चलेगा, एंड ऑनवर्ड ये डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब यहाँ से हमने ये फैक्टोरियल का उन्होंने बताया है कि आप फैक्टोरियल को कैसे फाइंड करेंगे, ये फंक्शन उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर आपका n इक्वल होगा 0 के एंड 1 के, तो आपने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है 1 को। अगर नहीं होगा तो सब प्रॉब्लम के अंदर आपने इंट एक कोई भी डिजिट लेना है या डेटा मेंबर लेना है, उसके अंदर इसको फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करना है, फिर आंसर में जो भी आना है n से मल्टीप्लाई करना है उससे, और रिटर्न कर देना है आंसर को। अब आप यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि अगर फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है तो पहले 0 को रिटर्न कर देंगे 1 में, 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, सब फंक्शन में, अब क्या है 1, ठीक है ना। फैक्टोरियल का फंक्शन n-1 हो गया, कंडीशन अभी भी फुलफिल है। n को मल्टीप्लाई करना है सब फंक्शन में, अब सब फंक्शन में है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब n-2 हो जाएगा, फिर n की पावर जो सी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से 4 से स्टार्ट हुआ है ये फंक्शन। सबसे पहले n की पावर 4 है, 4 में 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है। फिर इसमें 4 में n-1 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, एंड रिटर्न आ जाएगा 1, एंड सो ऑन। आपका ये जो फंक्शन है वो आपके फैक्टोरियल को डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे हैं। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि हमने सिर्फ हमें 2 डिजिट्स को प्लस करना होता है। फर्स्ट और 2 डिजिट को प्लस करके फिर 2 और 3 वाले डिजिट को प्लस करना है, फिर 2 और 3 को ऐसे ऑनवर्ड हमने प्लस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज का अगर हम वैसे प्रोग्राम लिखे लूप्स में तो थोड़ा लंबा हो जाता है, एंड यहाँ पे सो सिंपल, आपने बस पहले कंडीशन लगानी है प्रोग्राम को रोकने के लिए। कोई भी रिकर्सिव फंक्शन होगा, सबसे पहले आपका काम है कि आपने प्रोग्राम को कहाँ रोकना है वो कंडीशन अप्लाई करें। आपने देखा आपके पास अभी तक हमने जितने फंक्शन करते आ रहे हैं, सबसे पहले वो रिटर्न की कंडीशन लगा रहा है कि इस पर वापस चले जाना, कि कंडीशन आपने सबसे पहले मस्ट लगानी होती है। यहाँ पे आपने रिटर्न करना है। आप रिटर्न में क्या करना है, देखिए n-1 करना है, n-2 दो जो सीरीज होंगे उनको प्लस करना है। तो हम n-1 मतलब जो पहले वाला डिजिट होगा एंड n-2 जो दूसरे वाला डिजिट होगा, उन दोनों को प्लस करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए फिबोनाची सीरीज में पहला 0 है, दूसरा 1 है, तो 1 + 0 हो गया। फिर फिबोनाची सीरीज में 1 है, तो फिर दूसरा 2 है, तो 1 + 2, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिटर्न कर रहा है। ये यहाँ पर 2 को रिटर्न कर हमने किया, तो यहाँ पे आया 1, 2 के 2 + 1, 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस हो जाएगा तो वो 1 रहेगा। तो यहाँ पर हमारे इसलिए 1 + 1 आएगा। देखिए ना, हम माइनस करें ना, n-1 n-2, यहाँ पे 1 माइनस n-1 होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, एंड 0 - 1 होगा तो 1 आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, हमारे पास ये फिबोनाची सीरीज बन दी जाएगी, ठीक है। इसका रिकर्सिव ट्री उन्होंने यूं दे दिया है कि पहले पे जब आउटपुट 4 होगी तो देखिए 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जब आउटपुट 3 होगी तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जब आउटपुट 2 होगी तो 1 + 2 करेंगे तो c आ जाएगा। फिर यूं नीचे करके ये 1 डिजिट को किस तरह किया है, इसको उल्टा करेंगे तो हम लूप में चलाएंगे, इसको इस तरह करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको रिकर्सिव फंक्शन के अंदर चलाएंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ से हम आ जाते हैं मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने हमने अरे के अंदर, ठीक है, इसका भी आपको प्रॉपरली एक फंक्शन दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम अपने अनसॉल्व टास्क के अंदर, जिसमें आपने क्या करना है, सर्च करना है अरे के अंदर एक एलिमेंट को जिसमें आपने रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को डेल कर दूंगी, ये जो भी प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था मैंने इसको डेल कर दिया, एंड यहाँ पर मैं अपने वाला जो प्रोग्राम है उसको लिखना स्टार्ट करती हूँ यूजिंग नेम स्पेस std int मेन, एंड यहाँ पर मैंने एक अरे ले लेती हूँ विदाउट डिक्लेयरिंग साइज, मैं इसके अरे ले रही हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्योंकि कंडीशन की डिमांड है कि यहाँ पर सर्च करना है, आपने एक अरे देनी है, एक एलिमेंट देना है और एक अरे का साइज देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अरे का साइज 5 है, तो मैं यहाँ पर ही उसको साइज का दे देती हूँ 5 दे देती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट नेम दूंगी एंड जो मेरा फंक्शन होगा उसमें मैं हाफ नेम यूज करूंगी, मतलब एस या ए यूज करूंगी, तो इस वजह से यहाँ पर ओके। यहाँ पर एक और मैं नंबर ले रही हूँ, उसको मैं यूजर से पुट करवाऊंगी कि एंटर नंबर टू फाइंड, एंटर अ नंबर टू फाइंड, कि जो तुम नंबर फाइंड करना चाह रहे हो वो क्या होगा, एंटर नंबर टू फाइंड, फाइंड, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर एंटर करवा लेते हैं एंड इसको सीन करवाएंगे हम यूजर से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन के लिए डिजिट ले लेती हूँ फन, एंड इसमें मैं टू फाइंड के नाम से पहले से ही एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ, एंड इसमें मैं अरे को पास कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए चलेगी, साइज चले गया, एंड हमारे पास क्या चले गया, नंबर चले गया, ठीक है। अब यहाँ पर टू फाइंड का फंक्शन क्रिएट कर लिया, तो मैं इसी को कॉपी कर लूंगी एंड यहाँ पर मैं आके इंट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगी जिसमें मैं क्या ले रही हूँ, एक अरे ले रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर एक साइज ले रही हूँ एंड एक एलिमेंट ले रही हूँ। जिस तरीके से मैंने नीचे एलिमेंट ली है उसी तरीके से मैंने ऊपर लिया है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे अरे का साइज 0 से कम होना स्टार्ट होता है तो हम अपने अरे को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कंडीशन क्या लगाऊंगी कि जो मेरा साइज अगर वो लेस देन हुआ या इक्वल हो जाएगा 0 के, तो क्या कर देना, रिटर्न कर देना -1 को। अब -1 को रिटर्न कर देगा ये, क्योंकि हम इंटीजर की बात करते हैं, हमने अपना डेटा मेंबर जो सा वो इंटीजर लिया हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पर -1 ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर नजर ना आ रहा हो, तो इस वजह से यहाँ पे इंट इस वजह से हम यहाँ पे इंटीजर ले रहे, तो यहाँ पे -1 ले। अब मैं यहाँ पर नीचे एक और कंडीशन लगाऊंगी कि जो भी मेरी अरे होगी, ठीक है ना, उसमें साइज कर देना उसका s-1 कर देना, मतलब उसका साइज -1 करना और चेक करना क्या वो एलिमेंट के इक्वल है। इनकेस वो इक्वल होगा तो रिटर्न कर देना एलिमेंट को, अगर वो इक्वल होगा तो हम एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं होगा यानी एल्स कंडीशन लगाएंगे। मैं टू फाइंड के फंक्शन को कॉल करना चाह रही हूँ एंड यहाँ पे मैं वापस से अपनी अरे को पास करूंगी, साइज को -1 कर दूंगी एंड ई पास कर दूंगी, मतलब फंक्शन के अंदर अंदर जाकर ये हर एक एलिमेंट हमने देखा कि अगर हमने 5 लिखा है तो 5 एलिमेंट्स को ये अंदर अंदर जाके चेक करेगा, और ऊपर हम कंडीशन ऑलरेडी लगा चुके हैं इस फंक्शन को रोकने के लिए, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे चेक करेगा एंड यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल खुद हो जाएगी। तो यहाँ से इसको ये एक्स्ट्रा ब्रेस आ गई है, तो ये इधर, ठीक है, अब कंप्लीट हो गए। अब हम एक दफा इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब मैं डिस्प्ले करवाने के लिए क्या लिखूंगी, अब मैंने लिखना है कि ये फाउंड हुआ है कि नहीं, चेक करना है। अगर फाउंड हो गया तो कैसे पता चलेगा, अगर नहीं फाउंड हुआ के तो कैसे पता चलेगा। पहले तो हम बुलियन वेरिएबल्स को यूज करते हुए पता कर लेते थे ना कि ये चीज फाउंड हो गई, ये चीज नहीं फाउंड हुई, तो अब कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपने कंडीशन लगानी है कि आपके फन के अंदर जो भी आंसर आएगा अगर वो इक्वल हुआ -1 के, तो जाहिर सी बात है रिटर्न कर देगा कि हम सॉरी उसने रिटर्न कर दिया है -1 को, मतलब कंडीशन 0 हो गया, हर एक एलिमेंट वो चेक करके आ चुका है, कुछ भी नहीं मिला तो वो सी आउट कर देगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मतलब मिल जाता है, कोई और डिजिट होता है, ठीक है ना, तो वो क्या सी आउट करेगा फाउंड। मैं जस्ट यहाँ पर सिंपल सी लाइन लिख रही हूँ,
ठीक है, आप चाहें तो बड़ी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अभी इसको रन करते हैं एंड यहाँ पर हमने हैशटैग इंक्लूड का सी जो सा वो चेंज कर दिया। अभी देखते हैं कोई और प्रोग्राम में तो इशू नहीं है। यहाँ पे हम खाली ए पास करेंगे। फंक्शन के अंदर हम जब चीज़ें पास करते हैं तो ये पिछला कंसोल आपके पास आया है, अभी वाला कंसोल अभी हमने रन नहीं था किया। तो अभी मैं रन करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए एंटर अ नंबर टू फाइंड। मैंने 5 तक नंबर डाले थे, सबसे पहले मैं 3 को डाल के देखती हूँ तो ये देखिए ये बोल रहा है कि यस यू फाउंड, हमने इसको फाउंड कर लिया, ये आपके अरे के अंदर ही है। अब मैं इसी फंक्शन को क्या कहती हूँ दोबारा से कॉल करूंगी एंड यहाँ पर मैं आप डालूंगी 89। तो ये देखिए यहाँ पर उसने एलिमेंट को कर दिया नॉट फाउंड, कि हमने चेक किया है यहाँ पर कोई भी आपका फंक्शन है किसी भी नंबर में 89 नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा जो फंक्शन है फंक्शन के अंदर अंदर जाकर चेक कर रहा है कि क्या एलिमेंट इसमें है कि नहीं। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले टास्क की तरफ, जिसमें उन्होंने बहुत सिंपल सा टास्क दिया है कि आपने रिकर्सिव फंक्शन में कैलकुलेट करना है एक नंबर को एंड फाइंड इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपने सबकी फाइंड करनी है। इसको हम बाद में देखेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी मैं जल्दी बता दूंगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैं सबकी एक साथ बताऊंगी कि आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंट पावर के नाम से, इंट नंबर और पावर के नाम से आपने एक पावर फंक्शन बनाना है जो कि पावर फाइंड करेगा। एक नंबर डालेंगे एंड उसकी पावर डालेंगे तो वो आपके पास आंसर लाए। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं। पहला प्रोग्राम कर चुके हैं, दूसरा प्रोग्राम ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर को आप 0 0 नहीं कर सकते, ना -1 ना -2 कर सकते हो। नंबर आपका 2 है, 2 ही रहेगा। हमने आंसर कुछ इस तरह से लाना है कि ये देखिए आपका आउटपुट कुछ यूं आना चाहिए कि 2 की पावर 4 इक्वल होगा 16 के। ठीक है, 2 की पावर 4 आपके इक्वल होने चाहिए 16 के। तो हम पावर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, 2 के साथ नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम n का मेरा नंबर होगा 2, इसको मैं हर बार पावर से मल्टीप्लाई करूंगी। मेरी 2 की अभी यहाँ पे मैंने पावर दी हुई है 4, 4 में मैं -1 करूंगी। ठीक है, -1 करके मेरे पास आ जाएगा 3, 3 को 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ। ठीक है, 2 को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ये फिर फंक्शन के अंदर गया एंड 3 कन्वर्ट होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ऊपर मेरा आंसर आएगा 6। ठीक है, नीचे मेरा आंसर आएगा 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1 के साथ, 1 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक स्टेप 2 वाला किया ही नहीं कि हम 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी दफा, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ही, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी, ये गलत हो गया। हमने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। मैं पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करे इस फंक्शन के अंदर, हम n को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, n ही के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 4। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को मैं, मेरे पास अब n के अंदर क्या सेव हो गया, 4 सेव हो गया। 4 को मैं वापस से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब 2 को मैं वापस, मेरे पास 8 सेव हो गए n के अंदर। ठीक है, n को मैं वापस से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है, ये इस तरह काम कर रहा है, हम n के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर हमारी कम ज्यादा हो रही है, पावर हमारी जस्ट कंडीशन चेक कर रही है कि क्या हमारी जो कंडीशन लगी हुई है वो उसको फुलफिल कर रही है। ये हर बार जब फंक्शन के अंदर साथ अंदर जा रही है तो ये जस्ट कंडीशन को चेक कर रही है। अब मल्टीप्लाई n को n के साथ ही कर रहे हो, इस n वाले इस n को इस n के साथ कर रहे हो एंड एट द एंड आप रिटर्न भी n ही को कर रहे हो और उसके अंदर ही आप आंसर सेव कर रहे हो। जैसे ये है, ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आ गया तो आपका आंसर जो सा है वो 4 सेव हो गया इस वाले n के अंदर। फिर ये वाला 2 2 ही रहा, यहाँ पे आंसर ये वाला n n ही रह रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 4 है, 4 को फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 8 आ जाएगा। फिर पावर माइनस माइनस हो गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, अभी एक n के अंदर 8 है, 8 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया एंड पावर माइनस माइनस हो गई 0 हो गई, जहां से हमने रिटर्न 1 कर दिया। नीचे सिंपली मैंने आउटपुट में जस्ट आउटपुट डिस्प्ले किया है। नंबर को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दे दिए थे, अगर आप चाहें तो आप यूजर से ले सकते हो। मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर इसे कॉल किया एंड यहाँ पे फंक्शन को डिस्प्ले कर दिया। अभी इसको एक दफा रन करते हैं।
देखिए आपके पास आउटपुट आ रही है 6। अच्छा ये तो वो आउटपुट है जो मैंने दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे पावर, यहाँ पर मैं पावर 8 कर दूं, तो मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ठीक काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपकी 2 की पावर 8 इक्वल होती है 256 के, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। 2 की पावर 8 हमारी इक्वल होती है 256 के, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 2 कर देती हूँ एंड यहाँ पर ऊपर 3 कर देती हूँ। वो चीज़ें जिनकी पावर्स का हमें पता है, मैं एक दफ़ा चेक करवाना चाह रही हूँ कि ये क्या सही काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपके आउटपुट 9 आ गए। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, जब आप इंटीजर्स के वैल्यू लेंगे, ठीक है, इंटीजर की बात करेंगे, जब भी आप इंटीजर लेंगे आप यहाँ पे रिटर्न 1 करेंगे, ठीक है। -1 करने से, अगर आप -1 करेंगे तो आपका आंसर तो ठीक आएगा, ठीक है ना। आंसर तो आपका ठीक आ रहा है, लेकिन आपके आउटपुट के साथ माइनस डिस्प्ले होगा। तो इसलिए जब भी आप इंटीजर की बात कर रहे हो तो आप -1 नहीं करेंगे, जस्ट 1 करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो है नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब आपने क्या करना है, एक कंसिप फंक्शन करना है जो नंबर काउंट करेगा, एक डिजिट काउंट करेगा एक नंबर के अंदर। फर्स्ट कर लें, मैंने 1 2 एंड 3, ये फंक्शन ये है, एक नंबर डी है 123। तो इसमें सेपरेट सेपरेट काउंट करना है, 1 को सेपरेट काउंट करना है, 2 को सेपरेट काउंट करना है एंड 3 को सेपरेट काउंट करना है। वैसे तो ये नंबर 1 2 3 नहीं है, ये नंबर है 123, लेकिन इसको सेपरेट सेपरेट काउंट करना है। जैसे ये ऊपर बॉल्स बनी हुई हैं, यहाँ डॉट्स बने हुए हैं, इस तरह आपने काउंट करना है। अच्छा अब यहाँ पर भी ये फंक्शन ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिख चुकी हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम थे। तो यहाँ पर अगर हम वाइल लूप चलाएं, तो जब मैं डिजिट्स को काउंट करती हूँ तो मैं हर दफा नंबर को डिवाइड करती हूँ 10 से, उसको सेव करती हूँ और वाइल लूप को तब तक चलाती हूँ जब तक मेरा नंबर 0 ना हो जाए, और काउंटर में प्लस प्लस करती जाती हूँ, मतलब 1 प्लस करती जाती हूँ। वो जो काउंट में हम 1 प्लस प्लस करते हैं, वो 1 में यहाँ पे प्लस कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जो कंडीशन में हम चेक करते हैं कि हर बार एन को डिवाइड करते हैं 10 से, और चेक करते हैं कि कोई डिजिट रहा तो नहीं गया, जैसे ही एन 0 हो जाता है हम आपने काउंट जो काउंटर होता है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पर वो वाला कंडीशन जो सी है वो मैंने इसके अंदर डिस्प्ले कर दी है कि हम यहाँ करेंगे। ओरिजिनल प्रोग्राम में क्या होता है कि आप इस तरह करते हो कि व्हाइल लूप में कंडीशन लगाते हो कि एन नॉट लेस देन और 0 से, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका एन इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाय 10 के, एंड यहाँ पर आपका सी प्लस प्लस होता जाता है, एंड जब आपका एन इक्वल हो जाता है 0 के, ठीक है ना, तो आप उसको सी को डिस्प्ले कर देते हो। बट यहाँ पर जो सी प्लस प्लस की कंडीशन है वो 1 काउंट करेगा, और ये जो एन वाली कंडीशन है वो यहाँ पर काउंट हो रही है। तो इस वजह से चाहे आप नीचे डिस्प्ले भी करो एन को डिस्प्ले, सॉरी, इसको डिस्प्ले भी करोगे तो सिंगल सिंगल हर एलिमेंट को काउंट कर रहा होगा। यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन कुछ इस तरह से काम कर रही है कि आपकी यहाँ कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे जैसे एन की वैल्यू 0 होगी, जैसे यहाँ पे लेस देन हो गई है 0 हो जाएगी तो आप रिटर्न 1 कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन की भी वैल्यू लगा सकते हैं, वैसे मैंने 0 की लगा दी है तो आप 0 पे भी चल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक नंबर डालना है, नंबर कोई भी यूजर डालेगा, उसके बाद मैंने इससे आउटपुट डिस्प्ले करनी है -1। -1 इसलिए करनी है क्योंकि ये एंड पे भी जब सी प्लस प्लस करेगा तो इसमें क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू मस्ट ऐड हो जाएगी। कंडीशन हम ऊपर चेक कर रहे हैं, वैल्यूज को हम नीचे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो नीचे इंक्रीमेंट करने की वजह से हमेशा एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपकी सेव रहेगी, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा वैल्यू को हम हमेशा नीचे आगे -1 कर देते हैं। यहाँ पे भी मैंने आउटपुट ही डिस्प्ले करवाया है क्योंकि सबकी आउटपुट थी, मुझे कुछ रीजनेबल स्टेटमेंट नहीं मिली तो मैंने यहाँ पे कर दी। मैं यहाँ पे 4 डिजिट डाल लिया है, एंड यहाँ पे आप आउट देख सकते हो कि आपके आउटपुट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 2 3 4 डिजिट है तो आपके आउटपुट में भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, आगे इसमें एक दो दफा और इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं क्या ये काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा डिजिट्स डाल के मैं देखती हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडमली यू नहीं डालना, डिजिट डाल देते हैं। हम पहले खुद भी काउंट कर लेते हैं कि ये कितने डिजिट्स हैं और कितने नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक ठीक है। 10 डिजिट्स हैं, हमारे आउटपुट में भी 10 आना चाहिए। तो ये देखिए आपके पास आउटपुट में भी 10 शो हो रहा है। तो ये फंक्शन भी इसी तरह काम कर रहा है।
वाइल लूप की जगह हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को जाकर चेक कर रहे हैं, हर दफा n की वैल्यू जो सी है वो क्या हो रही है, डिवाइडेड बाई 10 हो रही है। डिवाइडेड बाई 10 करने के बाद जब n की वैल्यू 0 पे आ जाएगी या उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ये फंक्शन रुक जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, सो इजी। जैसे आप लूप में स्ट्रिंग को डालते हैं एंड जैसे जैसे निकालते जाते हैं वो क्या होती जाती है आपकी रिवर्स होती जाती है। जैसे आप स्टैक में स्ट्रिंग को डाल रहे थे, जैसे निकाले तो रिवर्स हो रही थी, वैसे अगर हम फोर लूप में स्ट्रिंग को डालें तो फोर लूप को हम रिवर्स उल्टा चलाएं तो हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही हम इसमें करेंगे, हम लेंथ -1 कर देंगे। सबसे पहले जो हमारी लेंथ होगी उसमें हम अपना स्ट्रिंग का पूरा साइज डाल देंगे और -1 करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होगा उसको पहले प्रिंट करवा लेंगे और ऐसे करते 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 हमारी सारी स्ट्रिंग जब नल हो जाएगी तो वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपने स्ट्रिंग लेनी है और लेंथ लेनी है, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि आप रिटर्न करें, स्ट्रिंग को रिवर्स करें, रिकर्सिव कॉल का नहीं बोला, बाकी सारे फंक्शन आपको रिकर्जन में बोले, यहाँ पे नहीं बोला, बट मैंने ये फंक्शन भी रिकर्सिव फंक्शन बनाया है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो रिकर्सिव फंक्शन से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग ली, उसकी लेंथ ली, वो सारा कुछ मैं नीचे डिस्प्ले करके आई हूँ कि लेंथ ले ली एंड स्ट्रिंग इंटर करवा ली। एंड यहाँ पे मेरी जैसी लेंथ 0 होगी मैं अपनी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगी एम्प्टी, ठीक है ना। तो तब तक मैं क्या करूंगी, जो मेरी स्ट्रिंग है ना उसके अंदर एक करैक्टर लूंगी, टेम्प एक करैक्टर लूंगी। अच्छा, जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन के स्ट्रिंग कोई भी फंक्शन बनाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन स्ट्रिंग से रिलेटेड रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे तो आप उसको यूं ही डिस्प्ले करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल आपको मैनुअल में से दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग ली है, एक लेंथ ली है, जिस तरह आपने पिछले फंक्शन में लिया एंड वो वॉइड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसी फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाओगे, यहाँ पे नीचे आप डिस्प्ले नहीं करवा रहे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन करेंगे तब भी हमारा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन में किसी स्ट्रिंग को लेंगे तो आप फंक्शन के अंदर ही चीजों को डिस्प्ले करवाएंगे। रिकर्सिव करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है, चाहे वो एक दफा कॉल करो चाहे वो दो दफा कॉल करो, जैसे ही आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करोगे वो रिकर्सिव कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा कि रिकर्सिव कॉल में हमने कोई ना कोई चीज रिटर्न करनी है, नहीं, आप जैसे ही किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हो तो वो आपका रिकर्सिव कॉल हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको बोला मैंने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के लेंथ जो भी लेंथ होगी वो उसमें मैं -1 करूंगी, वो टेम्प के अंदर करूंगी, मैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूंगी। इसी तरह मैं इसी रिवर्स फंक्शन को कॉल करूंगी, लेंथ में माइनस करती जाऊंगी और मेरी चीजें इसके अंदर टेम्प के अंदर डिस्प्ले होती जाएंगी उल्टे तरीके से। अगर यहाँ पे मैं लिखूं, इस फंक्शन को कॉल करूं एंड यहाँ पर मैं लिख दूं कोडिंग, तो ये देखिए आपके सारे जो स्ट्रिंग है वो जोन सी है वो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका ये जो फंक्शन है ये काम करेगा, ये चीजों को बार बार क्या करेगा, रिवर्स करता जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, सॉरी, हमारे पास बाइनरी सर्च आ जाती है। बाइनरी सर्च में आपने क्या करना होता है, आपने अरे को सर्च करना होता है। पहले आपको मिडल एलिमेंट दिया होता है, अगर आपका मिडल एलिमेंट के साथ फाउंड हो जाता है तो वो एलिमेंट फाउंड हो जाता है। अगर नहीं मिलता, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, फर्स्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक अरे नहीं है, इसमें नंबर्स डालेंगे, रैंडम नंबर्स डालेंगे। देखिए 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 वाला एलिमेंट फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले मैं इसका देखूंगी, इसमें मेरा मिड आ रहा है 7 पे, इसका मिड आ रहा है 7 पे, 7 को चेक करूंगी, ये तो हमारा क्या कहते हैं एलिमेंट नहीं है, मैंने जो फाइंड करना है, मैंने तो 4 एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं इसके लेफ्ट की तरफ मूव करूंगी। पहले मैं 6 में चेक करूंगी, नहीं है। 6 से मैं ऑनवर्ड 5 को चेक करूंगी, नहीं है। 5 में मैं चेक करूंगी तो 4 है, यस इट इज फाउंड। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड से नहीं मिलता तो मैं राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट करूंगी, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, इधर है नहीं है, नहीं होगा तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्या कर दूंगी, बोलूंगी कि मेरे पास एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं है। ये कोई अरे नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई भी आपके पास अरे नहीं है, ये वैसे ही मैंने नंबर्स लिए और मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या कहते हैं बाइनरी सर्च कैसे करते हैं। सबसे पहले मिडल एलिमेंट को फाइंड करते हैं, मिडल एलिमेंट के बाद हम लेफ्ट मूव करते हैं एंड देन हम राइट मूव करते हैं। तो ये आप इस तरह से अपना क्या कहते हैं फाइंड कर सकते हो, बाइनरी सर्च फाइंड कर सकते हो। इसको अभी रिमूव करते हैं एंड आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ओके जी, प्रोग्राम में उन्होंने आपको क्या बोला है, अब वो चीज देख लेते हैं हम लोग।
प्रोग्राम में उन्होंने हमें बोला है आपने बाइनरी सर्च करनी है। बाइनरी सर्च में उन्होंने आपको ऑलरेडी पहले से चीजें दी हुई थी, अरे दी हुई थी, लेफ्ट दी थी, राइट दी हुई थी और टारगेट एलिमेंट दिया हुआ था। वो सब कुछ आप नीचे से रख लोगे, अरे को लेफ्ट को भी जीरो करोगे और राइट को भी आप जीरो करोगे, ठीक है। ये आपका एन माइनस वन, ये देखिए ये आपका एन माइनस वन है एंड ये आपका जीरो है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर उन्होंने आपको लेफ्ट दिया, राइट दिया एंड यहाँ पर आपको टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन आपका जो राइट है वो एन माइनस वन से स्टार्ट होगा और लेफ्ट आपका जीरो से स्टार्ट होगा। जो टॉप पे एलिमेंट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा वो आपका राइट साइड होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, मिडल एलिमेंट आपको नीचे ही दे दिया जाएगा, वो उस साइड पे चलेगी, तो इस वजह से अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि अगर आपका जो लेफ्ट है वो बड़ा हो जाता है, मतलब राइट से बड़ा हो जाता है, राइट तो हमारा साइज है ना, अरे का जो भी साइज होगा वो है, तो अरे का जो साइज है अगर वो लेफ्ट उससे बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप जीरो से माइनस वन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पर ही हम इसको माइनस वन रिटर्न कर देंगे। मैंने पहले बोला माइनस नहीं करेंगे, यहाँ मेरे से भी गलती से माइनस वन लग गया, ठीक है, आप रिटर्न वन कर देंगे। अच्छा जी, अगर आपका मिड, सबसे पहले आपने मिडल एलिमेंट चेक करना है, लेफ्ट और राइट को प्लस, जो मेरे लेफ्ट साइड के एलिमेंट होगा और जो राइट साइड का एलिमेंट होगा, देखो ना लेफ्ट में मेरे पास जीरो है और राइट में एन माइनस वन है, उन दोनों को प्लस करने के बाद जो मेरा एलिमेंट आएगा उसको मैं डिवाइडेड कर दूंगी टू से, और टू पे जो भी एलिमेंट होगा उस टाइम 1.5, जो भी जिस भी जगह पे वो कोई भी एलिमेंट हमें एलिमेंट मिलेगा वो हमारा मिडल एलिमेंट होगा। हमने मिडल एलिमेंट में चेक करना है टारगेट एलिमेंट के, अगर तो वो मिल जाता है ना तो हम मिडल एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं मिलता हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे आप देखो मिड में प्लस प्लस कर रहे हो और राइट को वैसे ही रखा हुआ है, राइट वैसे ही है, मिड में आप क्या कर रहे हो, प्लस प्लस कर रहे हो। अभी देखो ना हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने ये हमारे पास अरे है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कर ले, यहाँ पे आपका मिडिल एलिमेंट है, तो आप इस तरफ को मूव कर रही हो, लेफ्ट साइड के मूव कर रही हो, यहाँ पे प्लस वन करोगे, यहाँ पे चेक करोगे इसमें जो एलिमेंट है हाँ वो टारगेट एलिमेंट है कि नहीं, नहीं होगा। अब फिर आगे लेफ्ट को मूव करोगे, यहाँ पे टारगेट एलिमेंट है कि नहीं है, तो फिर आगे लेफ्ट को मूव करोगे, यहाँ पे टारगेट एलिमेंट है कि नहीं है, चेक करोगे नहीं है, तो फिर ऐसे आप मूव करते करते आपने टारगेट एलिमेंट पे जाओगे। अब जब आप राइट पे आओगे तो मिडल से माइनस वन करोगे, माइनस वन का मतलब है जो भी मिडल की वैल्यू होगी ना उसकी तरफ, ये लेफ्ट आपका वैसे का वैसे ही है मतलब जीरो है, लेकिन अब आप इसमें चेंज करोगे, मिडल में आप इस तरफ, सॉरी ये ऊपर लेफ्ट राइट वाला है एंड नीचे लेफ्ट वाला है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि राइट के साइड पे आप जब वैल्यू चेंज होंगे तो इसमें माइनस वन करोगे, पहले आप माइनस वन इधर को कर रहे थे, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये ऊपर जो एलिमेंट लिखा हुआ था ये जो लिखा हुआ है ये राइट साइड के लिए था, ठीक है। आपका राइट वैसे का वैसे रहेगा, आपने मिडल से यहाँ पे जाना है प्लस की तरफ, तो यहाँ से चेक करोगे ये नहीं है, फिर इधर से इधर चले जाओगे, फिर इधर से इधर चले जाओगे। अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो माइनस वन करेंगे, यहाँ पे मिडल में माइनस वन किया तो ये आ जाएगा, मिडल में माइनस वन करेंगे ये आ जाएगा, मिडल में माइनस वन कर, नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया मैंने, मैं इसको अगेन से समझाती हूँ, ठीक है। हम जब लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, अपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, जब हमने ये मिडल एलिमेंट है तो हम अपने रिकर्सिव फंक्शन की मदद से काम कर रहे हैं, तो हम जब लेफ्ट में फाइंड करना होगा तो हम यहाँ पर प्लस वन करके आएंगे, मिडल में प्लस वन करते आएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, माइनस वन करेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, इसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने माइनस वन करते करते ही हम अपने अरे के साइज को कंप्लीट करेंगे, हमारे अरे के साइज में हमेशा हम माइनस वन ही करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी माइनस वन होगा। यहाँ पे टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है, साइज नहीं दिया हुआ, तो साइज आपका हमने साइज देखा कि हम हमेशा साइज के अंदर ही माइनस वन करते, तो ये रिकर्सिव कॉल थी, लूप वाली कॉल नहीं थी। अगर लूप वाली कॉल होती तो पहले वाला कंसेप्ट था, अगर रिकर्सिव कॉल है तो हम माइनस साइज में माइनस वन कर रहे हैं, तो माइनस वन करके हम मिडल से जब राइट साइड पे फाइंड करेंगे तो यहाँ से फाइंड करना शुरू करेंगे इस पॉइंट से, और अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूं करके, और राइट से करेंगे तो यूं करके हम मिडल तक आएंगे। अच्छा ये था आपको बाइनरी सर्च का थोड़ा सा कंसेप्ट, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया मैंने, सॉरी फॉर डैट, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया क्योंकि वहां पे नजर नहीं आ रहा था कि लेफ्ट कहाँ पे लिखा है एंड राइट कहाँ पे लिखा है, अदरवाइज मैंने लिखा हुआ था कि ये लेफ्ट के लिए एंड ये राइट के लिए है, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए था ये राइट के लिए था।
तो उस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर एलिमेंट है इक्वल इक्वल होगा, सॉरी -1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने फाउंड और नॉट फाउंड की बात कर रहे हैं पहले की तरह। तो अगर -1 होगा तो हम रिजल्ट में बोल देंगे कि एलिमेंट फाउंड होगा। नॉट होगा, नॉट -1 होगा तो हम बोल देंगे कि नॉट -1 है तो एलिमेंट को हमने इस इंडेक्स पे फाउंड कर लिया, ये वाला एलिमेंट हमने फाउंड कर लिया है। अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास 9 तक एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं टारगेट एलिमेंट एंटर करूंगी जो है 8। तो एलिमेंट 8 इज फाउंड, कि उन्होंने एलिमेंट 8 जो सा है वो फाउंड कर लिया है, ठीक है। अब इसको वापस से मैं रन करती हूँ एंड यहाँ पर लिखूंगी 10। 10 तो अंदर है ही नहीं ना, तो उसने बोल दिया कि एलिमेंट नॉट फाउंड, हमने तो एलिमेंट फाउंड किया ही नहीं है। तो ये था आपका क्या कहते हैं बाइनरी सर्च जो हमने से की। ये उन्होंने कहा कि आपने टास्क करना है, इसको ट्राई रन करना है। अब आपने सम स्क्वायर एंड ये आपके नेक्स्ट मजीद 4 रह गए हैं, फंक्शंस रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। सम स्क्वायर में आपने क्या करना है, ये उन्होंने आपको दी हुई है कि आप 3 डालूंगी 4 डालूंगी तो इनका इस तरह से स्क्वायर लेके सम करना है। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि एन नॉट इक्वल होगा 0 से, अदरवाइज आपने क्या करना है, देखिए -1 करते जाना है प्लस एन को मल्टीप्लाई करते जाना है एन से, यही उन्होंने बोला, ठीक है। एन को मल्टीप्लाई करना है एन से, मतलब जो भी एन को -1 करूंगी ना तो पहले आ जाएगा 3। तो यहाँ से डिस्प्ले करूंगे, एन को मल्टीप्लाई करूंगे एन से, जो कि मेरा एन का ऑलरेडी फिक्स है वो 2 है। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 2, 2 को उतनी दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करूंगे एंड प्लस कर दूंगी, फिर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी एंड यहाँ पे प्लस कर दूंगी और इनको 14 आ जाएगा। यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, मैंने इसमें एलिमेंट्स नहीं डाले हुए थे। तो अगर हम यहाँ पर 3 डालेंगे तो एलिमेंट आंसर हमारे पास 14 आएगा, जो उन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी 14 आ चुका है, ठीक है। थोड़े सी लॉजिक समझनी पड़ेंगे, थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी तो इनशाला हो जाएगा। ये सारे वही प्रोग्राम है जो पहले हम करके आ चुके हैं, अभी सिर्फ हम इसको रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। जीसीडी वाला फंक्शन मेरे ख्याल में मैंने नहीं लिखा, जीसीडी का फंक्शन मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में करवा देती हूँ। अभी अब इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई। ये वाला आ गया, आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये देखें, इसकी लेंथ बताइए 3 होगा तो ये बाइनरी को मूव करेगा, 0 0 डिस्प्ले करेगा, 0 0 1 डिस्प्ले करेगा, 0 1 0 डिस्प्ले करेगा, 0 1 1 डिस्प्ले करेगा, इस तरह से एक टेबल को डिस्प्ले करेगा। तो इसका ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिख चुकी हूँ, ठीक है। कि अगर तो आपकी जो सी एन की वैल्यू वो 0 हो जाएगा तो आपने बिट्स को डिस्प्ले करवा देना है। यहाँ पे मैंने पहले 0 के लिए बिट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन कॉल किया, फिर 1 के लिए डिस्प्ले करवाया। आपकी बिट एम्प्टी है, यहाँ पर +0 हो जाएगा, मतलब इसमें 0 आ जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपकी बिट एन की वैल्यू 0 होगी, एन -1 करूंगी तो 0 हो जाएगी, तो आप बिट्स को डिस्प्ले कर देंगे, यानी कि फंक्शन को रोक देंगे, खाली इसको डिस्प्ले कर देंगे। पहले बात की थी, इसको हम यहीं पर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। हमारे पास हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो हम वॉइड के अंदर ही इस चीज़ को डिस्प्ले करवाएंगे, बिट्स को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। नीचे से सिर्फ हम सिंपली अपनी लेंथ लेकर आएंगे। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ले ली है, मैंने बोला कि एंटर करें स्ट्रिंग की लेंथ। यहाँ पे 3 है, मैं 4 डाल के आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट आया है, 0 0 0 0 1, फिर 1 इधर मूव आ गया, फिर डबल 1 आ गया, इन सो ऑन आपका ये मूव हो गया। इस लॉजिक को थोड़ा सा चाहे रट्टा मार लें कि एन इक्वल होगा 0 के, इन फंक्शन को कॉल करना है, +0 करना है, +1 करना है। इसको रट्टा मारना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें आपने बस 0 को प्लस करना है, 1 को प्लस करना है, आपकी लॉजिक प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास, आपने ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करना है जैसे पहले करते थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम आई को जब भी हम ट्रायंगल प्रिंट करते थे तो हमारी आई एन तक चलती थी, ठीक है। कि एन की वैल्यू तक चलती थी, आई की वैल्यू चलती रहती थी, आई की वैल्यू प्लस होती रहती थी, जे की कंडीशन यूज होती थी जिससे हम ट्रायंगल्स को बनाते थे। अब यहाँ पर ही मैंने ट्रायंगल को बनाया जे की कंडीशन यूज करते हुए, ठीक है। एंड लाइन कर दिया, और जो आई वाली कंडीशन थी, फोर लूप, आई वाला फोर लूप चलता था, क्योंकि हम नेस्टेड लूप की बात करते थे। तो जो आई का लूप चलता था उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चला रहे हैं, आई में प्लस प्लस कर रहे हैं और एन को हम वैसे ही रख रहे हैं जो एन की वैल्यू है। जैसे ही आई की वैल्यू, ठीक है ना, आई की वैल्यू
लेस देन हो जाएगी एन से, आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी एन से, तो हम रिटर्न कर जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ये एन की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या करना था, हम यहाँ पे चेक करते थे कि हमारा आई लेस देन चलेगा एन तक या इक्वल चलेगा एन तक, तो आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती जा रही है, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही वो एन के मुताबिक मध्य मुकाबल आएगी तो हम अपना लूप जोन है वो रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहीं पे डिस्प्ले किया है, उसके बाद हम जे लूप से निकलने के बाद हम एंड लाइन करते थे, तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आपकी एंड लाइन हुई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेंथ डाल देती हूँ, फिलहाल के मैं 4 डाल रही हूँ, तो ये देखिए आपके पास ये वाला ट्राइंगल जोन है वो डिस्प्ले हो गया। इनकेस आप 10 डालना चाह रहे हैं तो इसकी आप लेंथ 10 डाल देंगे, काम ऐसे ही कर रहा है लेकिन इस दफ़ा ओ लूप जोन से वो उल्टा काम कर रहा है, तो मैं 10 डाल देती हूँ, ये देखिए आपके पास आपकी ट्राइंगल जोन सी है वो इस तरह से डिस्प्ले हो गई है। ये थे आपके प्रोग्राम जिसमें हमने रिकर्सिव फंक्शन किया और टास्क, बाकी आपके 2 टास्क रह गए हैं लैमेनुअल फॉर्म में, जिसमें मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक है टॉवर ऑफ हानियो, ये एक गेम है, गेम के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 डाइसेस होंगे, हम 3 डाइसेस में एक ही डाइस को एक टाइम पे मूव मतलब रन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और हमने अपने डाइस को इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे नीचे सबसे बड़ी डाइस है, उससे ऊपर छोटी है, उससे ऊपर उससे छोटी है। अब आगे फिर आपकी ये गेम आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास उन्होंने बोला कि आपने एक सोर्स एक डेस्क दिया हुआ है, बाकी ब्लॉक्स को आपने अनलॉक किया, कुछ को लॉक किया हुआ है, यहाँ से आप छोड़ेंगे तो आपका ये यूं से मूव करता हुआ यहाँ पे डेस्क तक आ जाएगा, मतलब नेस्ट तक आ जाएगा, माउस अपने घर तक आ जाएगा, ये भी एक गेम है एंड ये भी एक गेम है, ये 2 गेम्स के ऊपर फंक्शन है, ठीक है, इसको इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी के लिए हमने रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास जेसीडी वाला फंक्शन रह गया है, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, या मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद कीजिएगा। आई होप सो आपको समझ आई होगी, जहाँ पे कंफ्यूजन है वहाँ पे प्रैक्टिस करने से आपको समझ आ जाएगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने